हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया इकोनॉमी एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज का एक और टॉपिक लेकर के जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जो लोग पहली बार हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपने एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बना पाएंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बताना चाहता हूं, हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज। दोस्तों, मैं हमेशा हर क्लास में बताता हूं, एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है जब बात आती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। स्टूडेंट्स के अंदर हमेशा ये डाउट रहता है कि सर, इकोनॉमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, क्या हमको एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड याद करना है, क्या पूरी की पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो ये कंफ्यूजन जो है उसको दूर करने के लिए स्पेशल सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, जहां पर हम 9th to 12th एनसीईआरटीज को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। हम 9th एनसीईआरटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 10th क्लास की एनसीईआरटी का अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर, 5th चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। दोस्तों, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार की बुक जो है वो हमने देखी होगी 10th क्लास की एनसीईआरटी, जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को समझना। सर, अगर आपने पिछला लेक्चर जो है वो फॉलो किया है, पिछले लेक्चर आपने देखा है, तो वो रिलेटेड था चैप्टर 4 से। इस चैप्टर 4 के अंदर सर हमने डिस्कस करी थी ग्लोबलाइजेशन के बारे में, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन को अगर हम एक टर्म में या एक सेंटेंस में समझने की कोशिश करें, तो अब वी कुड बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम परचेज कर सकते थे। हम क्या थे? हम कंज्यूमर थे। सर, स्टार्टिंग की डिस्कशन में अगर हम देखें, जब से हमने एनसीईआरटी की डिस्कशन को शुरू करा है, अल्टीमेटली हमारा एम क्या था? मैं आपको हमेशा बताता था कि इकोनॉमी जो है इज रिलेटेड टू मनी। मनी कहां से आ रही थी सर? अल्टीमेटली अगर हम प्राइमरी सेक्टर देखें, सेकेंडरी देखें, तो क्या हो रहा था? हम कुछ ना कुछ या तो प्रोड्यूस कर रहे थे या हम कोई सर्विस दे रहे थे। वो अपना गुड या अपनी सर्विस को प्रोड्यूस करने के बाद बदले में हम कुछ पैसा जो है वो ले रहे थे। किससे? जो उस सर्विस को कंज्यूम करने वाला था, जो उस सेवा का उपयोग करने वाला था। तो जो इस सर्विस को, उस गुड को कंज्यूम करेगा, उसे कहा जाता है क्या? कंज्यूमर। जो हमारे सामान को उपयोग करेगा उसे कहा जाएगा क्या? उपभोक्ता। तो ये चैप्टर जो है ये बात करता है कंज्यूमर राइट्स की सर, क्योंकि ग्रेजुअली डिस्कशन करते करते हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके थे जहां मैं दुनिया के किसी भी हिस्से से किसी भी देश में बना हुआ सामान जो है वो खरीद सकता था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया था। जब मार्केट का एम्बिट बढ़ा, कस्टमर बेस बढ़ा, तो सर साथ ही साथ चांसेस बढ़ गए थे कि गलत तरीके के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचेंगे। अगर मैं एक जेन्युइन प्रोडक्ट के लिए पैसा दे रहा हूं, तो हो सकता है मुझे घटिया क्वालिटी का सामान देकर के, गलत सामान देकर के, खराब सामान देकर के मेरे साथ धोखा करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि सर ह्यूमन नेचर है, हम जल्द से जल्द अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते थे। हम चाहते थे कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो मिल पाए। एक प्रोडक्ट जिसकी एक्चुअल कॉस्ट, जिसको बनाने में 100 रुपए लगते थे और वो मार्केट में 110 रुपए का बिकता था, तो यहां पर बेचने वाले को सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट होता था। उसने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर दूं। वो कैसे होगा? अगर मैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज कर देता हूं, अब मैं अच्छे सामान की जगह खराब सामान बनाना शुरू कर देता हूं और मैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट 50 रुपए में तैयार कर देता हूं। और क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो असली नहीं है या अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मार्केट को थोड़ी पता है, तो अगर मैं यही प्रोडक्ट जाकर के मार्केट में बेचता हूं तो मैं 110 में बेचूंगा। यहां मेरा 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, यहां मेरा प्रॉफिट जो है वो 60 रुपए है। तो ये एक नॉर्मल टेंडेंसी थी कि क्यों ना मैं इंफीरियर प्रोडक्ट देकर के कंज्यूमर को बेवकूफ बना दूं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा दूं। लेकिन ओवर द पीरियड ग्रेजुअली ये चीजें समझ आना शुरू हुई कि सर, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, हम और आप लोग जो अपनी हार्ड अर्न्ड मनी से ये सामान खरीद रहे थे, सर हमारे पास अधिकार होना चाहिए। वी शुड हैव दिस राइट के अगर मैं किसी पर्टिकुलर गुड या सर्विस को परचेज करने के लिए पे कर रहा हूं, बदले में मुझे अच्छी क्वालिटी का जेन्युइन प्रोडक्ट, अच्छे से बनाया गया प्रोडक्ट जो है वो मिलना चाहिए। इसी के साथ में शुरुआत होती है इस अगले चैप्टर की, जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता के अधिकार। सर, उपभोक्ता कौन है? कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर मैंने आपको बताया सर, कोई भी गुड या सर्विस आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप सुबह उठते हैं, उठ करके आपने ब्रश किया होगा, तो सर जिससे आपने ब्रश लिया था आप उसके कंज्यूमर थे, क्योंकि उसका गुड ब्रश आप जो है कंज्यूम कर रहे थे। आपने चाय पी, आपने दूध पिया, आपने टीवी देखा,
आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो सर यहां सभी जगह पर आप या तो सर्विस या गुड को कंज्यूम कर रहे थे, आप उन चीजों का या उन सेवाओं का उपयोग कर रहे थे, तो आप कहलाते हैं क्या, कंज्यूमर या उपभोक्ता। हर एक इंडिविजुअल जो है वो मार्केट में पार्टिसिपेट करता है सर। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने आज तक कोई भी गुड या सर्विस जो है वो कंज्यूम नहीं किया है। सर सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक पूरे की पूरी दिनचर्या में हम हर काम जो करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केट से लिंक्ड है। तो एज अ पार्टिसिपेंट इन द मार्केट में एक पार्टिसिपेंट के रूप में हम जब जाते हैं तो इस मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर भी है, इस मार्केट के अंदर कंज्यूमर भी है। सर प्रोड्यूसर क्या करता था, ये हमें प्रोडक्ट देता था, और कंज्यूमर क्या करता था, बदले में इसे मनी, पैसा जो है वो ऑफर करता था। दो मेजर प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, एक है प्रोड्यूसर, एक है कंज्यूमर। पूरी की पूरी मार्केट जो है वो इन दोनों के बीच में ऑपरेट करती है। सर प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स का भी हो सकता है, प्रोड्यूसर जो है वो सर्विसेज का भी हो सकता है, ठीक है जी। और परचेज करने वाला कौन था, कंज्यूमर। पूरी की पूरी मार्केट एक्टिविटी जो है वो इन दो लोगों के बीच में रिवॉल्व कर रही थी। प्रोड्यूसर हमें प्रोवाइड करता था क्या, या तो हमें गुड प्रोवाइड करता था या सर्विस प्रोवाइड करता था। इसके बदले में हम इसे क्या देते थे, वी वर गिविंग हिम द मनी। हमने जो मेहनत से पैसा कमाया है वो हम इसे दे रहे थे। यहां पर पूरी की पूरी मार्केट किस उद्देश्य के साथ, जो प्रोड्यूसर था वो क्यों काम कर रहा था, उसे बनाना था प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसा था, सर जो भी गुड या सर्विस वो दे रहा है उसमें उसकी भी कुछ कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट को कवर करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसा वो हमसे मांगता है, वो उसका प्रॉफिट है। तो किसी भी प्रोड्यूसर का उद्देश्य क्या होगा कि सर मैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करूं, यानी कि जितनी कॉस्ट मेरी है और जितना पैसा उस प्रोडक्ट के बदले में, उस सर्विस के बदले में मुझे मिल रहा है, इसके बीच के डिफरेंस को अगर मैं इंक्रीज करता जाऊंगा तो सर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी। अपने इस प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए ग्रेजुअली जो प्रोड्यूसर था वो गलत तरीके अपनाने लगा। प्रोडक्ट 100 रुपए का तैयार होता था, लेकिन उसमें सस्ती क्वालिटी का सामान यूज करके उस सिमिलर प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को कितने में बना दिया, 50 रुपए में। अब वो 100 रुपए में बनने वाला प्रोडक्ट जो मार्केट में 100 या 110 या 120 का बिकता था, वो 50 रुपए में तैयार हो गया। मैं मार्केट में उसे बेचने गया, पहले मुझे प्रॉफिट जो है वो 10 रुपए मिलता था, मुझे प्रॉफिट जो है वो 60 या 70 रुपए मिलना शुरू हो गया। सर यहां पूरी की पूरी स्टोरी में नुकसान किसका हुआ, नुकसान हुआ मेरा और आपका, क्योंकि हम कंज्यूमर थे। इस तरीके की चीटिंग से, इस तरीके के फ्रॉड से हम लोग जूझ रहे थे, और तब समझ में आया कि सर कंज्यूमर का भी अधिकार है। सर अगर मैं पैसा पे कर रहा हूं तो मुझे राइट है कि मुझे जेन्युइन प्रोडक्ट, मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और इससे शुरुआत हुई कंज्यूमर राइट्स की। पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी कि कैसे लोग ट्रेड कर रहे थे, अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी थे, ग्लोबलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन के रूल्स थे, ट्रेड के रूल्स थे। तो हर एक बिजनेस को करने के लिए, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो जरूरी थे। इस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बल पर ही कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जो है वो होता था। वही रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत कहां पर थी, सही सर वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो रिक्वायर्ड थे मुझे और आपको। क्यों, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं, हम उपभोक्ता हैं, हम पैसा दे रहे हैं। तो मेरे इंटरेस्ट को, मेरे हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कुछ अधिकार जो है वो प्राप्त होने चाहिए। कहां पर, जब मैं जाता हूं मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस में कौन है, कंज्यूमर है और साथ में प्रोड्यूसर है। तो ये प्रोड्यूसर मेरे साथ किसी प्रकार का धोखा ना करे, इस वजह से इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे साथ कोई फ्रॉड, कोई धोखा ना हो, मेरे पास अधिकार होने जरूरी थे। ये अधिकार थे सर कंज्यूमर राइट्स। आपने इस तरीके की न्यूज जो है वो देखी होंगी। ओवर द पीरियड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या अलग अलग इंस्टीट्यूशनल बॉडीज जो है वो सक्रिय हुई, जो आज कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन चलाया गया था सरकार द्वारा, जागो ग्राहक जागो। सर ये टैगलाइन और एक धुन में बजा करके सुनाया जाता था हमको बार बार टीवी पर, अपने अधिकार को जानो, जागो ग्राहक जागो। सर ये जागो ग्राहक जागो क्या था, ग्राहक था कंज्यूमर, ग्राहक था उपभोक्ता, ग्राहक था मैं, ग्राहक थे आप। सरकार ने इवेंचुअली नियम कानून बनाए, हमारे लिए अधिकार बनाए, और फिर हमें बताना शुरू किया कि ग्राहक अपने अधिकार को पहचानो, जागो। सर किसी का फोन का बिल जरूरत से बहुत ज्यादा आ गया,
किसी ने सामान खरीदा, वो सामान नकली निकला। किसी ने सोना खरीदा, वो सोना था ही नहीं। किसी ने इंश्योरेंस करवाया, उसे इंश्योरेंस क्लेम मिला ही नहीं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोग डे टू डे बेसिस पे फेस कर रहे थे। इस तरीके की न्यूज आपने देखी होगी, डीयू टीचर गेट्स ₹40,000 फॉर फ्लॉड फोन बिल। गलत बिल भेज दिया किसी को और कहा नहीं नहीं सर आपका बिल आया है, इसका मतलब आपने इस्तेमाल किया है। बहुत बार ऐसा होता था सर, ये रूल्स आने के बाद, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स आने के बाद ही चीजें जो है वो सिंपल हुई हैं, जहां पर आपको सुना जाता है। अदरवाइज उससे पहले क्या था, आप इस्तेमाल करते हैं मोबाइल या लैंडलाइन आप यूज कर रहे हैं, उसका बिल ज्यादा आ गया, आप उनके ऑफिस में जाते हैं कि सर मेरा बिल ज्यादा आया, तो देवर लाइक कि ज्यादा आया है क्योंकि आपने ज्यादा इस्तेमाल किया है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं था ना, आपने बोला सर मैंने यूज ही नहीं किया। नहीं नहीं सर, कोई मतलब ही नहीं है, आपका बिल आया है मतलब आपको भरना पड़ेगा। तो वो उल्टा आप पे हावी होने की कोशिश करते थे। आप जितनी मर्जी फरियाद कर ले कि सर मैंने तो इस्तेमाल ही नहीं किया, ये गलत है, इसमें कुछ गलती है, आप चेक कराइए। वो बोलेंगे नहीं 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 सर गलती कुछ नहीं है, आपने इस्तेमाल कर लिया, अब आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी समस्याओं से जूझने के लिए या ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए कंज्यूमर के राइट्स को बढ़ावा मिला और इस तरीके की चीजें सामने आना शुरू हुई कि जब डीयू के एक अध्यापक को, डीयू के एक प्रोफेसर को गलत बिल भेज दिया गया, जब उन्होंने अपने इस शिकायत को दर्ज कराया, तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती थी, उन्होंने 45,000 रुपए का फाइन जो है वो उस कंपनी पे लगाया। तो ऐसी चीजें होना शुरू हो चुकी थी। ये कब हुआ, जब कंज्यूमर राइट्स आए। सर कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो बाजार में जाकर के गुड या सर्विस प्रोक्योर करता है, यूज करता है, उसका उपभोक्ता है, कंज्यूम करता है, उस सर्विस को वो कंज्यूम कर रहा है, उसी से शब्द बनता है कंज्यूमर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर ये सर्विस हमको फ्री में मिल रही थी, आप बाजार गए, वहां पे एक प्रोडक्ट मिल रहा था, आप उठा करके ले आए। सर उसके लिए आपने पेमेंट करी है, आपने पैसा भरा है, और जब आपने पैसा भरा है तो आपका अधिकार है कि उस पैसे का सही ढंग से आपको उपयोग जो है वो होना चाहिए। यानी कि जो प्रोडक्ट आप लेकर के जा रहे हैं, जिस पर्पस से लेकर के जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट उस पर्पस को सॉल्व करे। मान लीजिए आप बाजार से पानी गर्म करने के लिए एक इलेक्ट्रिक केटल लेकर के गए, आपने पैसा क्यों दिया सर? क्योंकि आपको एक प्रोडक्ट चाहिए था जिसका उद्देश्य क्या था, वो आपके लिए पानी गर्म करे। आप वो केटल लेके घर जाते हैं और घर जाके देखते हैं वो पानी गर्म ही नहीं कर रही, तो सर क्या आपका पैसा जो है वो सही ढंग से यूटिलाइज हुआ? जिस पर्पस के लिए आपने पैसा खर्च किया था वो तो पर्पस सॉल्व ही नहीं हुआ। इस तरीके की बहुत सारी चीजें थी जिससे कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा सकता था। कैसे? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताए सर, बहुत सारे तरीके थे जिससे या तो मैन्युफैक्चरर या तो ट्रेडर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकता था। ये तरीके कौन कौन से थे? सबसे पहले आता है अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट। सर अंडर वेट और अंडर मेजरमेंट एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे इसका। एक दो लोग हैं, एक है मैन्युफैक्चरर और एक है ट्रेडर। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर दो लोग हैं जो गुड्स के मामले में धोखा दे सकते थे हमें। वो क्या था? अंडर वेट, अंडर मेजरमेंट। सर आप अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में किराने की दुकान से जाकर के चीनी खरीदते थे। आप जब भी जाते थे उसके पास, आप उसे कहते थे भैया 2 किलो चीनी देना। सर वो आपको 2 किलो चीनी दे देता था, लेकिन आपको कभी कभी शक होने लगा कि यार ये 2 किलो चीनी जो है ना, ये 2 किलो है नहीं, ये उससे कम है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पास एक तराजू रखा था, वो उसमें 2 किलो चीनी भरता था, उधर 2 किलो का वेट जो है वो रखता था। या अगर डिजिटल थी तो उस पर 2 किलो लिखा आ जाता था, लेकिन आपको डाउट था कि नहीं यार 2 किलो नहीं है ये। आपको शक हुआ कि इसके तराजू में कुछ गड़बड़ है, ये आपको अंडर मेजरमेंट में दे रहा है। आपने क्या किया, इस 2 किलो को क्रॉस चेक कराया कहीं किसी दूसरी जगह जाकर के, वो 1 किलो और 700 ग्राम निकला। यानी कि हर 2 किलो शुगर में वो 300 ग्राम शुगर कम दे रहा था। ये क्या था? अंडर वेट। वो सामान तोलते समय आपको कम सामान दे रहा था अंडर मेजर करके। वो 2 किलो आपको कह रहा था, लेकिन वो था 1 किलो 700 ग्राम, वो 300 ग्राम कम दे रहा था। तो आपको लगा यार ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये ट्रेडर जो है ये तो मेरे साथ धोखा कर रहा है। तो इसका इलाज क्या है? फिर किसी ने आपको इलाज बताया कि यार तुम ऐसा करो, तुम ट्रेडर के भरोसे बैठे ही क्यों हो, तुम क्यों उसको कहते हो तोलने के लिए? वो तो गड़बड़ करेगा ही, क्योंकि उसके हाथ में है उसकी वेइंग मशीन या तराजू जिसपे वो तोल रहा है। तुम ऐसा करो, बाजार में ना पैकेट आते हैं, बंद पैकेट,
पूरा का पूरा एक पैक आता है, उसके ऊपर 2 किलो लिखा होगा और वो 2 किलो का पैक होगा, क्योंकि अगर वो पैक खुला है तो उसको परचेज मत करना, और अगर वो बंद है तो उसमें से शुगर कम हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो कंपनी ने बना करके भेजा है। तो सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या था कि ठीक है सर, हम अंडर मेजरमेंट से बचने के लिए हम सील्ड प्रोडक्ट, बंद लिफाफा जो है वो परचेज करना शुरू कर दे। अब ये अंडर मेजरमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी ट्रेडर के साथ में। आपने 2 किलो चीनी का बंद पैकेट लेना शुरू किया, ठीक है, सब अच्छा चल रहा था, अब आप खुश थे कि इस तरीके का धोखा अब आपके साथ नहीं हो रहा। आपको 2 किलो की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 2 किलो चीनी ही जो है वो मिल रही है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6-7 महीने के बाद जब आपने वो पैकेट देखा तो क्योंकि आप 6 महीने से खरीद रहे थे, आपको एक आइडिया लग चुका था कि वो पैकेट के अंदर कितना वजन होगा चीनी का, आप उसको हाथ से मेजर एस्टिमेट कर सकते थे। 6 महीने बाद लगा कि नहीं यार, इस पैकेट का वजन उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। फिर आपको डाउट हुआ, फिर उस इंडिविजुअल के पास पहुंचे, आपने फिर इसको तोल के देखा, ये निकला 1 किलो 800 ग्राम। अब आपको लगा यार ये तो वही ट्रेडर वाली प्रॉब्लम यहां पे आ गई। यहां क्या था सर, ये अंडर मेजरमेंट कर रहा था, ये सामान को कम तोल रहा था, और मैन्युफैक्चरर ने ओवर द पीरियड क्या किया, अंडर वेट 2 किलो लिख करके कम चीनी देना शुरू कर दी। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती थी। सबसे पहले धोखाधड़ी की शुरुआत जो है वो ऐसी चीजों से हुई कि 2 किलो चीनी कह करके 1 किलो 80 ग्राम, 1 किलो 800 ग्राम दे दी, 1 किलो 700 ग्राम दे दी। तो ये थी सबसे पहले वाला कंसेप्ट, जहां पर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती थी कम सामान दे करके। यहां पे गुड्स जो है वो मार्केट में बेचे जाते हैं, वो सारे के सारे गुड्स जिनको मेजर करके वेट के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से परचेज किया जाता है, क्वांटिटी के हिसाब से परचेज किया जाता है, उनको जितना बताया जाना और उससे कम देना, ये पहला वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था, अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट। आई होप हमको अंडर वेट और अंडर मेजरमेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगला तरीका क्या था किसी को एक्सप्लॉइट करने का, वो था हाई प्राइजेस। सर आपको पेट्रोल का भाव मालूम हो सकता है, आपको डीजल का भाव मालूम हो सकता है, क्योंकि वो न्यूज में आता है, लेकिन क्या न्यूज में आता है कि सर छोटी इलायची कितने की बिकती है? क्या न्यूज में आता है कि एक टी शर्ट जो है वो कितने की बिक रही है? आज जिस तरीके से सुबह न्यूज बुलेटिन आता है कि आज पेट्रोल जो है वो 106 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हो गया। क्या कभी आता है कि गुप्ता जी ने जो लाल रंग की टी शर्ट पहनी है उसका भाव आज जो है वो 320 रुपए है? सर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनका प्राइस एक स्पेसिफाइड नहीं था, आपको नहीं मालूम था कि वो प्रोडक्ट कितने का है। सर इसका बड़ा क्लासिक सा एग्जांपल है, आप एक टी शर्ट जो है वो एक लोकल दुकानदार से लेते हैं जो आपके घर के पास है, और वही सेम टी शर्ट, बिल्कुल सेम टेक्सचर, सेम फैब्रिक अगर आप मॉल से लेते हैं तो वही टी शर्ट जो है वो उससे 4 या 5 गुना ज्यादा प्राइस पे आपको मिलती है। तो हाई प्राइजेस का एक कंसेप्ट जो है वो यहां पर था। ऐसी कोई भी आइटम जिसके प्राइस का आइडिया आपको ना हो कि ये कितने की है, 500 की चीज आपको 1000 में बता दी गई, ये आजकल बहुत कॉमन है। सर बार्गेनिंग मार्केट होती है ना, आप जाते हैं, बहन जी कितने का है, मम्मी के साथ जाते हैं, बहुत सारे जोक्स इस पे बनाए गए हैं, मम्मी के साथ जाते हैं अब, तो दुकानदार कहता है 1000 रुपए, मम्मी कहती है 200 रुपए दूंगी। तो यानी कि 1000 रुपए की चीज जो है वो 200 रुपए में आपको ये कई बार ऑफर भी कर देता था। आप बहुत हैरान होते थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो 1000 कहा था, ये 200 रुपए में कैसे दे रहा है? क्यों? क्योंकि वो पहले ही आपको हाई प्राइस बता करके बेच रहा था। तो 500 रुपए की वो चीज थी या 1000 रुपए की वो चीज थी, उसको प्राइस उसने कितना ज्यादा बढ़ा करके बता दिया, बाद में 200 में दे दी। तो ये एक सिचुएशन है जो आपकी फेवर में जाती है कि मैंने 1000 की चीज 200 में ले ली। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये 200 रुपए के प्रोडक्ट को 700 या 800 में खरीदते होंगे, क्योंकि वो सही ढंग से बार्गेन नहीं कर पाए होंगे। तो कोई भी एक सेट स्टैंडर्ड नहीं था, इस वजह से प्रोडक्ट जो है वो बहुत हाई प्राइस में, जिसके मन में जो आया, जितना दाम आया, उसने उतने दाम में प्रोडक्ट जो है वो बेच दिया। तो यहां पर क्या होता है, जो ट्रेडर है वो प्रेस्क्राइब्ड रिटेल प्राइस से ज्यादा दाम चार्ज कर रहा था हमसे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या चीज है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कंसेप्ट आया MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल क्या है सर? जब आप मार्केट में एंड यूजर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, रिटेलर होता है ना, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बना रहा है, होलसेलर कौन है? वो उस पूरे के पूरे बनाए हुए प्रोडक्ट के लॉट को, उसने 1 लाख टी शर्ट्स खरीद ली, उसने 10,000 शूज खरीद लिए, वो होलसेलर है। फिर उसने किसी को 500 दे दिए, किसी को 100 दे दिए, किसी को 200 दे दिए। जो वो 500, 100 या 200 लेकर के गया, अब वो जाकर के किसको बेचेगा सर? वो बेचेगा एंड यूजर को। किसी को 1 पेयर शूज चाहिए, किसी को 2 टी शर्ट्स चाहिए। तो ये जो रिटेल था, जो कि इस पूरी की पूरी चेन का लास्ट पार्ट था, इस यहां पर
जो लास्ट एंड पे प्राइस होगा वो होगा रिटेल प्राइस। तो क्या होता है सर, एक है हमारा मैन्युफैक्चरर, इस मैन्युफैक्चरर के बाद आता है होलसेलर, होलसेलर के बाद आता है रिटेलर, और रिटेलर के बाद आते हैं हम एंड यूजर या एंड कंज्यूमर। सर मैन्युफैक्चरर डेली का अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं शूज की, तो एक इंडस्ट्री में हो सकता है हर रोज का 10,000 पेयर ऑफ शूज जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा हो। क्या आपको एक पेयर ऑफ शूज जो है, एक जोड़ी जूता लेना था, आप मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे कि सर आप रोज के 10,000 बना रहे हैं, एक काम करो एक जोड़ा जूता, एक पेयर ऑफ शूज मुझे दे दीजिए? अरे वो मार के भगा देगा तुमको कि मजाक लग रहा है तुम्हें, हम यहाँ 10,000 का लॉट बना रहे हैं, तुमको एक जूता निकाल करके दे दें? क्यों भाई, तुम नवाब हो कहीं के? फिर तुम गए कि चलो ठीक है मैन्युफैक्चरर ने मना कर दिया, मैं होलसेलर के पास जाता हूं। तुमने होलसेलर को बोला होलसेलर एक जोड़ी जूता दे दे, वो तुम्हें लुक्स देगा। भाई पागल है, ये होलसेल की दुकान है, यहां कम से कम, बहुत भी कम तो तुम कम से कम 500 पेयर का ऑर्डर तो दो, तब जाकर के मैं दूंगा। तुमने बोला यार ये तो गलत बात है। तुम गए रिटेलर के पास, रिटेलर से पूछा भाई तू बता तू कितना जोड़ी जूता जो है वो बेचेगा? वो तुम्हें लुक देगा कि भाई पागल है, तुझे एक चाहिए तो एक मांग लेना। तो ये तीन की पूरी चेन जो है वो चल रही थी। मैन्युफैक्चरर 10,000 जूते बना रहा था, जिसमें हो सकता है 10,000 में से 2,000 या 5,000 एक होलसेलर ले लेता है। ये होलसेलर जो है वो इसको 100 के लॉट में, 10 के लॉट में, 50 के लॉट में, 500 के लॉट में जो है वो रिटेलर को बेचता है। रिटेलर आगे जाके एक पेयर, दो पेयर करके एंड कंज्यूमर को बेच रहा था। मैं और आप, हम कंज्यूमर राइट्स की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर कहां फॉल करता है? कंज्यूमर इस पूरी की पूरी चेन के लास्ट में था। कंज्यूमर को डायरेक्ट किससे डील करना था? रिटेलर से। सरकार ने एक दाम तय कर दिया जिससे ज्यादा आपको रिटेलर को नहीं पे करना है, जिसको नाम दिया गया क्या? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल कहां पर है? यहां पर। रिटेल की दुकान पर जाकर के किसी एक प्रोडक्ट का जो एट मैक्स प्राइस आप देंगे वो ये होगा। कंज्यूमर को हाई प्राइसेस वाली एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए एमआरपी का कंसेप्ट आया। आज ऑलमोस्ट हर चीज के ऊपर एमआरपी लिखा होता है, जो सरकार को और कंज्यूमर को इन्फॉर्म करने के लिए लिखा है कि सर ये प्रोडक्ट जो है उससे महंगा नहीं है। आप मान लीजिए एक साबुन लेने जाते हैं, साबुन पे 50 रुपए एमआरपी है, तो अब आपको पता है कि यार कुछ भी हो जाए ये 50 रुपए से महंगा तो नहीं बिकेगा। और गवर्नमेंट पहले क्या था कि सर कोई प्राइस नहीं है, अगर कोई एक पढ़ा लिखा आदमी है जिसे थोड़ा आइडिया है, जो थोड़ा इन्फॉर्म्ड है, तो उसको ये साबुन 50 में बेच दिया। एक व्यक्ति आया उसको कुछ आइडिया नहीं था, उसको ये 100 रुपए में बेच दिया कि तुझे पता नहीं है इस साबुन के अंदर क्या क्या है, तुझे पता है साबुन कितना महंगा होता है, इस साबुन के अंदर सोना लगा है, चांदी लगा है। लेकिन अब क्या था, क्योंकि एमआरपी था तो एक फिक्स्ड सीलिंग थी कि सर इसके ऊपर किसी को भी नहीं बेचा जाएगा। ये उद्देश्य किस वजह से लाया गया? ताकि जो हाई प्राइसेस की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो सके। तीसरी प्रॉब्लम जो यहां पर कंज्यूमर फेस कर रहा था वो थी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। सर आपको बाजार मम्मी ने सब्जी लेने के लिए भेजा, सब्जी ने टमाटर लेने के लिए भेजा, टमाटर लाने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। आप टमाटर ले एक दुकान पे गए, उसको बोला भैया 1 किलो टमाटर डाल दो, उसने टमाटर डाले, उसने तुम्हें छोटा बच्चा समझ के सड़े गले टमाटर दे दिए। तुम खुशी से घर आ गए कि मम्मी खुश होगी कि मैं मम्मी के लिए, मम्मी के कहने पे टमाटर ले आया। तुमने जैसे ही मम्मी को टमाटर दिखाए, मम्मी तुम पे गुस्सा होने लगी कि तू पागल है, ये क्या टमाटर लेके आया है। तुमने कहा टमाटर क्या मतलब, ये क्या होता है कि क्या टमाटर लेके आया? टमाटर टमाटर होता है। आपने टमाटर बोला, मैं टमाटर लेके आ गया, ये देखो टमाटर। तो मम्मी ने बोला इसको हाथ लगा के देखी, कैसा खराब गंदा सा दबा है ना। क्यों? क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। तो अब हमको इस चीज का तो वो श्योरिटी थी कि सर हमें एक्स्ट्रा पैसे जो है वो नहीं पे करने हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो एमआरपी सेट हो चुका था। लेकिन 50 रुपए अगर किसी प्रोडक्ट का एमआरपी है और वो क्वालिटी में सही नहीं है, सब स्टैंडर्ड उपमानक गुणवत्ता उसकी है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का वो नहीं है, तो उसके लिए 50 रुपए देना भी जो है वो सही नहीं है। 50 रुपए आपको अच्छी क्वालिटी के लिए देने थे। आपने एक मेडिसिन ली, ठीक है सर, मेडिसिन छोड़िए, आपने एक हेयर ऑयल लिया, उस हेयर ऑयल की मैक्सिमम एमआरपी जो है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो 50 रुपए थी। इस हेयर ऑयल, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने तेल लिया और आप एक ही दिन में पूरा का पूरा तेल जो है वो यूज कर लेंगे, हेयर ऑयल यूज कर लेंगे। उसको यूज करने के लिए आपको मान लीजिए 3 महीने का समय लगता है। लेकिन हेयर ऑयल जो है उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी है कि सर 15 दिन में ये ऑयल तेल जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। अब आपका ये तेल जो है जिसको आपने 3 महीने तक यूज करना था, ये 15 दिन ही यूज हो पाएगा। बाकी बचे हुए पीरियड के लिए आपने पैसा तो भर दिया। अब क्या है कि आपने कहा सर मेरी उसकी क्या गलती है, मैंने, उसने एमआरपी बोला, मैंने तो एमआरपी पे दे दिया, लेकिन सर क्या उसकी क्वालिटी सही थी?
वो प्रोडक्ट जो आपको प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए यूज करना था वो आप कुछ दिन के लिए यूज कर पाए, लेकिन आपने पेमेंट जो है वो पूरे पीरियड का कर दिया। तो इस तरीके से सब स्टैंडर्ड गुड्स जो है वो दिए जाते थे। एग्जांपल मेडिसिन के केस में क्या होता है, या जैसे हेयर ऑयल की एग्जांपल दी, सर उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, उसके बाद आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो यहां पर ये एक अनदर प्रॉब्लम थी, क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं थी। डुप्लीकेट आर्टिकल सर आज के टाइम में बहुत चल रहा है, आपने सुना होगा मार्केट में कंसेप्ट आया है आजकल, फर्स्ट कॉपी। फर्स्ट कॉपी क्या होती है, कोई बड़ा ब्रांड है, कोई बढ़िया प्रोडक्ट है, उससे मिलता जुलता एक प्रोडक्ट बना दिया और उसको मार्केट में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। सर ये ले लीजिए, ये सर उस XYZ ब्रांड की फर्स्ट कॉपी है, यानी कि उस कंपनी के प्रोडक्ट से थोड़ा सा ही खराब है सर, थोड़ा सा ही नीचे, एक पॉइंट बस फर्स्ट कॉपी है। सेकंड थर्ड भी है हमारे पास, वो और भी सस्ती है, लेकिन उसमें डिफरेंस समझ आ जाता है, फर्स्ट कॉपी में समझ नहीं आएगा। ये क्या है सर, सर ये डुप्लीकेट आर्टिकल्स है। एक एग्जैक्ट प्रोडक्ट, एक एक्चुअल प्रोडक्ट की उसके जैसी मिलती जुलती हम शक्ल चीजें तैयार करना जो है वो डुप्लीकेट कहलाता है सर। सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन कहां पर होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। जेन्युइन प्रोडक्ट महंगा होगा, वैसा ही सेम दिखने वाला, सेम फीचर्स वाला इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको चिपका दिया जाएगा, जिसे डुप्लीकेट कहते हैं। एग्जैक्ट चीज का एक रेप्लिकेट तैयार करना जो कि कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है, वो डुप्लीकेट आर्टिकल है। ये एक प्रॉब्लम फेस करता था कंज्यूमर। अडल्ट्रेशन एंड इंप्योरिटी, सर जैसे ही फेस्टिव सीजन आता है, जब दिवाली के आसपास या अक्टूबर नवंबर का समय आता है, न्यूज के अंदर ये समाचार जो है वो देखने को मिलता है कि किसी आपके मोहल्ले में, आपके शहर में या किसी बड़े शहर में कोई मशहूर हलवाई की दुकान पर छापामारी की गई, जिसमें अडल्ट्रेशन वाली मिठाई मिली, दूध के अंदर जो है वो मिलावट की जा रही थी, देसी घी की जगह पे कुछ और इस्तेमाल किया जा रहा था। सर क्या हो रहा था, मान लीजिए एक मिठाई जो है, काजू कतली सबको बहुत पसंद है, ठीक है जी। काजू कतली को बनाने के लिए रॉ मटेरियल में काजू आदि चाहिए थे। इस रॉ मटेरियल को, जेन्युइन अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल को यूज करने पे मेरी कॉस्ट जो है वो मान लीजिए पड़ती थी 650 रुपीज पर केजी, ये मेरी कॉस्ट थी, और मैं इसको बेचता था 800 रुपए प्रति किलो में। लेकिन अगर मैं खराब काजू, जो काजू सड़ चुका है, गल चुका है, जो किसी काम का नहीं है, वो यूज करना शुरू कर दूं, मैं मान लीजिए मैं एक दुकानदार के पास गया, मैंने उसे कहा कि सर मुझे काजू कतली बनाने के लिए काजू चाहिए। उसने पूछा कि किस क्वालिटी का चाहिए, मैंने कहा वो फर्क होता है क्या। उन्होंने बोला जो अच्छी क्वालिटी का है वो भैया तुमको मिलेगा 500 रुपए प्रति किलो, उससे सस्ता 400 300। तो मैंने कहा सबसे सस्ता कितने का, उसने कहा यार सबसे सस्ता एक लॉट है मेरे पास, वो 3 साल पुराना है, वो काजू खराब हो चुका है, स्मेल आती है उसमें से, उसको हम वैसे भी फेंकने वाले हैं, लेकिन अगर तुम्हें लेना है तो तुम 50 रुपए किलो में ले सकते हो। तुम्हें लगा यार है तो काजू, ये मुझे कौन सा खुद खाना है। मैंने 50 रुपए का काजू जो है वो खरीद लिया। तो पहले इस 650 रुपए में जो 500 रुपए कॉस्ट काजू की थी, अब वो 50 रुपए हो गई थी, यानी कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन मैं उसके लिए क्या कर रहा था, मैं अडल्ट्रेशन में इंप्योरिटी, मिलावट और अशुद्धता वाला सामान जो है वो बेच रहा था। तेल में मिलावट होती है सर, घी में होती है, मसालों में होती है। ये एक बड़ा कॉमन सा तरीका है जिससे लोग प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं कि मिलावट वाला सामान जो है वो बेच दिया जाए, और उससे कंज्यूमर को नुकसान होगा, हमें क्या, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने तो अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमा लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रॉड या नेक्स्ट धोखाधड़ी कंज्यूमर के साथ, मेरे और आपके साथ होती थी, वो है लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस। सर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर। आप बाजार से लेकर के आए, क्या आप बाजार से लेकर के आए एक क्या लेकर के आए, मान लीजिए आप लेकर के आए एक हीटर। सर आपने हीटर लाया, सर्दी का समय था, आपको ठंड लग रही थी, रात में आपको बहुत ठंड लगी, आपने सोच लिया कि यार कल सुबह जाकर के हीटर लेके आऊंगा। सुबह आप बाजार पहुंचे, आपने हीटर लिया, अच्छा सर आप बहुत खुशी से घर जा रहे थे कि आज हीटर आ गया, आज मस्त आराम से हीटर लगा के सोऊंगा। आपने घर जाके जैसे ही इस हीटर को प्लग के अंदर लगाया, सर आप चिपक गए। चिपक गए इन द सेंस आपको लगा बहुत जोर का झटका। क्यों? क्योंकि इस हीटर के साथ में जो आपको वायर मिली थी ना सर, वो वायर बीच से खराब थी, कटी हुई थी। आपको एकदम से शॉक लगा और आप एकदम से घबरा गए, अरे ये क्या हो गया। वो तो गनीमत है कि आप बच गए, क्योंकि एकदम से लाइट बंद होगी। किस्मत अच्छी थी आपकी कि आपने जैसे हीटर लगाया आप चिपके और लाइट बंद हो गई और आप बच पाए। अब भागते हुए गए सीधा किसके पास, उस दुकानदार के पास, कि भैया ये कैसा हीटर दे दिया, मैं मरते मरते बचा। उसने बोला क्या दिक्कत है। आपने कहा इसकी वायर से शॉक लगता है। उसने बोला सर देखो, आप मुझसे हीटर लेके गए, हीटर चल रहा है, गर्म
कर रहा है, इससे आपको हीट जो है वो मिल रही है, तो सर आपने हीटर के पैसे दिए हैं, ये वायर की मेरी कोई गारंटी नहीं है सर, वायर से शॉक लगे नहीं लगे वो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि हीटर से हीट जो है वो आनी चाहिए, वो आ रही है, चलो जाओ यहां से। सर इस तरीके से क्या होता था कि जब आप हीटर परचेज कर रहे हैं तो सर आपका राइट था कि आपको एक्चुअल में ये सेफ्टी डिवाइसेस के साथ मिले, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में आप चाहते थे कि सेफ्टी डिवाइसेस जो है वो साथ में हो, सो दैट किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट जो है वो यहां पर ना हो जाए। लेकिन अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, क्योंकि अगर हीटर के साथ में अच्छी क्वालिटी की वायर लगाते तो आपको शॉक नहीं लगता, लेकिन अच्छी क्वालिटी की वायर जो है वो महंगी आती, और अगर वो महंगी वायर यूज करेगा तो उसका तो प्रॉफिट कम हो रहा है। तो लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस था, ये धोखाधड़ी होती थी। आर्टिफिशियल स्केर्सिटी सर ये बहुत कॉमन चीज है। हर साल सीजन एक ऐसा टाइम आता है जब प्याज एकदम से महंगा हो जाता है, जब टमाटर एकदम से महंगा हो जाता है। एक समय पे 10 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 100 रुपए किलो बिकता है। कभी 5 रुपए किलो बिकने वाला प्याज जो है वो 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा होता है। और हर साल ये सिचुएशन आती है, साल डेढ़ साल बाद ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती ही होती है। क्यों होती है कभी सोचा है सर? इसके पीछे कारण था आर्टिफिशियल स्केर्सिटी। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं प्याज की ट्रेडिंग करता हूं। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं सर जिनका काम है वो सिर्फ और सिर्फ अनियन की ट्रेडिंग करते हैं, या टमाटर की, टोमेटो अनियन की ही मैं वो ट्रेडिंग कर रहा था, जिसको हम कहते हैं ना टॉप, टोमेटो, अनियन और पोटैटो। तो ये 3 सब्जियों की मैं ट्रेडिंग करता था और मैं बहुत बड़ा ट्रेडर था सर। मेरे पास हर टाइम पे कम से कम 1000 किलो टमाटर रहता था, 1000 किलो अनियन रहता था, 1000 किलो पोटैटो रहता था। अब ओवर द पीरियड मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि सर साल में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब प्याज के दाम बढ़ जाएंगे, जब टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे। मैंने क्या करता हूं कि आज अगर मैं अपना टमाटर जो है वो, या अपने स्टॉक से प्याज या आलू जो है वो मार्केट में 20 रुपए प्रति किलो बेच रहा हूं, तो मुझे कितना ही प्रॉफिट हो जाएगा। मैं इसको छुपा के दबा के रख देता हूं, ठीक है जी। और मैं मार्केट में कहता हूं कि सर है ही नहीं, स्केर्सिटी है। मेरे जितने भी बायर्स थे वो मुझसे कहते हैं कि हाँ जी शर्मा जी एक काम कीजिएगा, 100 किलो टमाटर भेज दीजिए। मैं बोलूंगा है ही नहीं, टमाटर खत्म हो गए। फिर उन्होंने कहा अच्छा छोड़ो, प्याज भेज दो 500 किलो, है ही नहीं, प्याज भी नहीं है। अच्छा भैया आलू भेज दो 1000 किलो, है ही नहीं, खत्म है आलू। तो मैंने उनको क्या बोला कि सर स्केर्सिटी है भैया, बहुत कमी है मेरे पास टमाटर कुछ भी नहीं है। जब उनको टमाटर नहीं मिला, उन्होंने कंज्यूमर को बोल दिया कि सर टमाटर पीछे से आ ही नहीं रहा, टमाटर है ही नहीं, खत्म हो गया टमाटर, स्केर्सिटी हो गई टमाटर की। लेकिन क्या ये स्केर्सिटी सच में है? नहीं, ये आर्टिफिशियल है, ये मैंने क्रिएट की थी। क्यों क्रिएट की थी सर? एक बार जब मार्केट के अंदर ये खबर फैल गई कि मार्केट में टमाटर गायब हो चुका है, टमाटर है ही नहीं, तो लोगों को अंदर वो एक वो आ जाएगा ना कि उत्सुकता रहे, यार टमाटर कहां चला गया। उस समय मैं निकालूंगा कि भैया ऐसा है, टमाटर आपको 1000 किलो चाहिए, 1000 किलो तो नहीं है भैया, मेरे पास सिर्फ है 50 किलो। क्योंकि टमाटर की स्केर्सिटी है, तो नॉर्मल रेट अगर 1 किलो का 20 रुपए था, मैं बोलूंगा सर 50 किलो टमाटर है, चाहिए तो बोलो, लेकिन मैं 80 रुपए किलो दूंगा। सर मैं 4 टाइम्स ज्यादा रेट पे वो बेच रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट कर दी थी। मैंने मार्केट से उस प्रोडक्ट को वाइप आउट कर दिया, अपने पास छुपा करके रख दिया। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर। पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो निर्भर करती है किस पे? डिमांड और सप्लाई के ऊपर। पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी जो है वो किस प्रिंसिपल पे चलती है? डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होगा, जितनी डिमांड है सप्लाई उससे मैच नहीं करती है, तो सर या तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा या प्रोडक्ट बहुत सस्ता हो जाएगा। जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, क्या होगा? टमाटर मेरे पास 5 किलो थे, लेने के लिए 50 लोग खड़े थे जिनको 5 किलो टमाटर चाहिए थे। मेरी मर्जी है, मैं जिसको मर्जी दूं। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है। जो 50 लोगों में से सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको मैं टमाटर पे कर दूंगा। यानी कि जब भी डिमांड सप्लाई मिसमैच के अंदर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर जाता है। और साइमल्टेनियसली अगर डिमांड कम होती सप्लाई ज्यादा होती, किसी को 10 किलो टमाटर चाहिए, मेरे पास 50 किलो है और मैं जानता हूं कि अगर इसने नहीं लिए तो ये खराब हो जाएंगे, वो कहता है कि सर मैं सिर्फ 10 रुपए दूंगा। तो मुझे लगा कि यार अगर इसको नहीं बेचा तो ये 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे, तो मैं उसको 10 रुपए में बेच देता हूं। जहां पर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, वहां पे प्राइस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। जब मैं आलू प्याज टमाटर की या किसी भी प्रोडक्ट की आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट करता हूं, मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं सर? मैं एक्चुअल में
उसकी सप्लाई को कम कर रहा हूं एज कंपेयर टू डिमांड, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच में आर्टिफिशियल स्केर्सिटी में क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई जो है वो कम है। सप्लाई कम है क्यों? क्योंकि मैंने अफवाह फैला दी कि सर टमाटर मेरे पास तो खत्म है, मेरा गोडाउन जो है वो खाली है। जैसे ही ये डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा, टमाटर प्याज के प्राइसेस एकदम से बढ़ जाएंगे। और अब टमाटर प्याज कौन बेचेगा? था तो मेरे पास ही, मैंने तो झूठ बोला था कि मेरे पास टमाटर नहीं है। जैसे ही टमाटर प्याज का भाव बढ़ा सर, मैंने अपने गोडाउन से ट्रक भर भर के टमाटर बेचना शुरू कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, अगर मैं पहले बेचता तो उस टमाटर का मुझे हो सकता है 20 रुपए प्रति किलो बेचता, आज मैं 80 रुपए, 4 गुना ज्यादा में टमाटर जो है वो बेच रहा था। उद्देश्य क्या था? पैसा ही पैसा होगा। तो सर आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट करके मैंने अपने प्रॉफिट तो बढ़ा दिए, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ सर मेरा, नुकसान हुआ सर आपका। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स, इस प्रकार की समस्याएं जो है वो एज अ कंज्यूमर मैं और आप फेस कर रहे थे। इनको डिस्कस किया जा रहा है कंज्यूमर राइट्स के अंदर। क्या इसके सॉल्यूशंस है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो सर हम देखेंगे कि क्या समस्याएं जो है वो कंज्यूमर फेस करता है और क्या इसके लिए सॉल्यूशन जो है वो सरकार ने दिए हैं। गाइस नेक्स्ट चैप्टर में हमारी 10 क्लास की एनसीईआरटी की बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक के पूरे 9th और 10th के एनसीईआरटीज के अंदर आपको कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, कोई क्वेरी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, या मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में अपना टेलीग्राम चैनल लिंक जो है वो दिया था, आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। 10th की एनसीईआरटी का डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, उनको हम टेकअप करेंगे। आगे की डिस्कशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम जानेंगे कैसे दिक्कतों का सामना कर रहा था कंज्यूमर और क्या रेमेडीज, क्या सॉल्यूशन जो है वो उस कंज्यूमर को सरकार द्वारा दिए गए, जिसकी मदद से ये सुनिश्चित किया गया उस बेचारे भोले वाले कंज्यूमर के साथ, मेरे साथ, आपके साथ कोई धोखा ना हो और हम अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही हैं, ये क्लासेस हेल्पफुल लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।